सिया एक अल्लड़ मस्त अंदाज में रहने वाली खिलचंद स्वभाव की किशोरी थी। उसके मन में जो आता उस काम को बड़ी लगन से करती और जिसमें मन नहीं लगता तो वो नहीं करती, फिर चाहे कोई भी हो। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। उसका यही मस्त मौला अंदाज बिमला जी की चिंता का कारण बना हुआ था। जब वह अपनी सिया के भविष्य के बारे में अपने पति से बात करती तो इसे बड़े हल्के अंदाज में टाल देते। बच्ची है, अभी समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, तुम बेकार की चिंता करती हो। समय के साथ साथ स्कूलिंग पूरा कर ली सिया कॉलेज में आ गई, किंतु उसके मस्त अंदाज का उम्र से कोई संबंध न था। वह उसी तरह अपनी मस्ती में रहती। अब वह द्वितीय वर्ष में आ गई थी। बिमला जी जब तक उसे ज़िंदगी की ऊंच नीच, परिवार की जिम्मेदारी समझाने की कोशिश करती, कहती अब तुम बड़ी हो गई हो, अपने व्यवहार को संयत करो, नहीं तो शादी के बाद तुम ससुराल में कैसे निभा पाओगी। वह हंसते हंसते बिमला जी के गले में बाहें डाल कहती, यदि शादी में ऐसे बंधन पड़ेगा तो मुझे नहीं करनी शादी वादी, मैं तो यहीं अपने मम्मी पापा के साथ ऐसे ही रहूँगी। उसे सुबह देर से उठने की आदत थी, फिर हड़बड़ाकर जल्दी मचाती तो बिमला जी कहती अब थोड़ा जल्दी उठने की आदत डालो। यहाँ तो ठीक है, किंतु ससुराल में यह सब नहीं चलेगा। सबसे पहले उठकर सबके चाय नाश्ते का प्रबंध करना पड़ेगा। सिया अपने काम में लगी रहती, मम्मी की बात का उस पर कोई अवसर नहीं होता। देखते देखते ही उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई। अब उसके लिए घर वर ढूंढने का काम जोड़ों पर था। रिश्ते तो बहुत मिल रहे थे, किंतु अधिकांश परिवार अभी भी वही दकियानुसी सोच के थे। बिमला जी जानती थी कि सिया ऐसे परिवारों में खुद को स्थापित नहीं कर पाएगी, इसलिए वो ऐसे परिवार की खोज में थे जो थोड़ा आधुनिक एवं उदारवादी सोच का हो, बहू पर ज़्यादा कड़ा अनुशासन पसंद न करता हो। अब सिया को भी कभी कभी ससुराल की चिंता सताने लगी थी कि कैसे वहाँ रहेंगी। उसकी 2-3 सहेलियाँ की शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुई। उसकी बात सुन सुनकर वह घबरा जाती, किंतु फिर सब भूल कर अपने रूप में आ जाती। एक दिन बिमला जी बोली, बेटा अब कुछ घर के काम भी सीख लो, मेरे साथ रसोई में कुछ बनाया करो, नहीं तो शादी के बाद ससुराल में क्या करोगी। बेटा तुम्हें काम नहीं आएगा तो वो लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, फिर पता नहीं वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें। वो माँ के गले लगते बोली, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी, अपने आप को शादी के नाम पर बदल नहीं सकती, जो होगा देखा जाएगा, इतनी भविष्य की क्या चिंता। उसकी बात सुन बिमला जी ने अपना सिर पकड़ लिया। वो सोच नहीं पा रही थी कि इस लड़की को कैसे समझाऊं। तभी उसकी देवरानी ने अपने रिश्ते का एक परिवार सिया के लिए बताया। लड़का इंजीनियर है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, देखने में भी आकर्षक है और स्वभाव का भी अच्छा है। पापा भी एक सरकारी उपक्रम में अधिकारी हैं, माँ भी स्वभाव की अच्छी है। इन लोगों को यह छोटा परिवार अपने सिया के लिए उपयुक्त लगा। बात चलाई और दोनों परिवारों की सहमति बन गई। सिया और जय ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया। शीघ्र ही सगाई जल्द ही हो गई, शादी भी हो गई। सब कुछ 2 माह में ही हो गया। सिया अब थोड़ी नर्वस थी, सहेलियों की माँ की बातों को याद कर घबरा रही थी कि अब मैं वहाँ कैसे रहूँगी। जय से भी ज़्यादा परिचित नहीं था, केवल फ़ोन पर ही बातें हुई थी। पता नहीं वह कैसे स्वभाव का होगा। आखिर विदाई का समय आ गया और मन में घबराहट, ढेरों आशंकाओं की घिरी वह कार में बैठ गई ससुराल के लिए। घबराहट के मारे पूरे रास्ते वह सहज नहीं हो पा रही थी। जय ने उससे पूछा भी कि तुम्हें क्या हो रहा है, कोई परेशानी है क्या। किंतु क्या बताती, ससुराल से डर लग रहा है, अतः कुछ नहीं कह पाती। ससुराल पहुँच के उसके कानों में सासू माँ के ये शब्द पड़े। कार का गेट खोलते हुए वो उतावली सी बोली, आजा बेटी, तुम्हारा मुझे बहुत इंतज़ार था।
आज मेरे घर में बेटी की कमी पूरी हो गई और उसे अपने गले लगा लिया। सिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि सास बोल रही है या मॉम। सारी रस्में पूरी होते होते समय हो गया। बीच बीच में उसके खाने पीने का ध्यान वो स्वयं रख रही थी। रात को जब वो कमरे में जय का इंतजार कर रही थी, घबराहट से उसके पसीने छूट रहे थे। पता नहीं जय कैसा व्यवहार करे। जय ने आते ही उससे प्रेम से कहा, तुम बहुत थकी लग रही हो। पहले तो ये सब भारी भरकम कपड़े जेवर उतारो, फिर आराम से सहज होकर बात करते हैं। चेंज कर जब वो कमरे में आई तब तक जय भी चेंज कर चुका था। थोड़ी इधर उधर की बात करने के बाद वह बोला, तुम्हें नींद आ रही है, आराम से सो जाओ। अब तो ज़िंदगी भर साथ रहना है, कल आराम से बात करेंगे। सुबह वह उठ नहा धोकर तैयार हो रही थी, किंतु साड़ी पहनने नहीं आ रही थी। मॉम की बातें याद आ रही थी कि अब क्या करें। उसे आने में देर देख सासू माँ खुद उसके कमरे में गई एवं प्यार से साड़ी पहनाई और अपने साथ ले आई। सिया 2-4 दिन की बात है, अभी रिश्तेदार घर में हैं। इनके जाने के बाद तुम आराम से जैसा रहना चाहो, जो पहनना चाहो पहनना, जिसमें तुम्हें आराम मिले। सिया मन ही मन खुश हो गई। 2-3 दिन में घर खाली हो गया। अब केवल 4 ही लोग रह गए। मम्मी जी बोली, सिया तुम आराम से रहो और अपनी ही घर समझो। यहाँ तुम्हारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। खुश होकर रहो। और हाँ, सुबह भी जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है, कारण हम भी देर से उठते हैं। चाय नाश्ता टिफ़िन की कोई चिंता मत करना, कुसुम बना देगी। सिया सोच रही थी कि ये सब क्या है। चौथे दिन उसके यहाँ किटी पार्टी थी। शोभा जी ने मोतियों का एक सुंदर सा सेट देते हुए कहा, पिंक वाली साड़ी के साथ पहन लेना, सुंदर लगोगी। सबके सामने मेरी बेटी लाखों में एक लगनी चाहिए। स्वयं उसे तैयार किया। आने वाली सहेलियों की आंख सिया को देख फटी की फटी रह गई। वाह शोभा, क्या तूने चुन कर बहू लाई हो। सिया काम की सोच उठने लगी। वो बोली, कहाँ जा रही हो। मम्मी जी, वो खाना वगैरह का देखती हूँ, बैठे रहो, मैं सब बाहर से ऑर्डर कर दिया है, बाकी का कुसुम सब संभाल लेगी। पापा, बेटे के काम पर जाने के बाद दोनों सास बहू मॉल जाती, खूब शॉपिंग करती, थोड़ी बहुत कुछ खाती पीती, घूम घाम कर आ जाती। शोभा जी को गाड़ी चलाते देख सिया उत्सुक निगाहों से देखती। एक दिन शोभा जी बोली, चिंता मत करो बेटी, तुझे भी जल्दी कार चलाना सिखा दूंगी। हाँ मम्मी जी, मेरे पास तो स्कूटी थी, वहीं चलाने आता था। इतना अच्छा ससुराल पाकर सिया फूली नहीं समा रही थी। माँ की चिंता उसे बेकार लग रही थी। जब वह जय के साथ अपने घर मिलने गई, मम्मी पापा उसके खिले हुए चेहरे को देखकर सब समझ गए। कुछ कहने सुनने की ज़रूरत थी नहीं। उनकी बेटी को खुशहाल ससुराल जो मिल गया था।